Hi everyone. Let's start with our third chapter that is politics of plant development. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमने क्या-क्या पॉलिटिकल चॉइसेस ली जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, उससे हमें क्या अचीव हुआ, क्या उसके डीमेरिट्स थे, कैसे हमने प्लानिंग करी अपनी कंट्री को डेवलप करने में। तो अब यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स देखेंगे और कैसे 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए उन सब के बारे में जानेंगे और हमारे लीडर्स ने कैसी चॉइसेस ली हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ओरिसा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पोस्को प्लान। अब क्या था कि ग्लोबली आयरन की डिमांड बहुत बढ़ रही थी एंड द रिजर्व्ड आयरन रिसोर्स ऑफ ओरिसा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अब ओरिसा के जो आयरन ओर थे उसमें जो इन्वेस्टर्स थे वो इंटरेस्टेड थे। तो कंपनी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा विद द ओरिसा गवर्नमेंट और ओरिसा गवर्नमेंट ने भी उसको इसलिए साइन किया कि उससे इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन बाद में जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे, उनको ये डर सता रहा था कि वो अपने घर से बेघर हो जाएँगे, उनका लाइवलीहुड छिन जाएगा और जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनको भी एनवायरमेंट का कंसर्न हो रहा था। उसके बाद जो ओडिशा विलेजर्स थे, उन्होंने इसकी कैंसलेशन की डिमांड करी। दे डिमांडेड फॉर द कैंसलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द कंपनी एंड द ओडिशा गवर्नमेंट। दैट इज द ओडिशा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पोस्को प्लांट। और नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। अब क्या होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फाइनल डिसीजन तो एक पॉलिटिकल डिसीजन ही माना जाता है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव लेता है पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है? अब इंडिपेंडेंस के बाद हर किसी ने एग्री करा कि जो इंडिया की डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिकली तो डेवलप करेगा लेकिन उसके साथ साथ इट विल इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ऑल्सो, कि लोगों के साथ बुरा नहीं होगा, लोगों के इंटरेस्ट में काम होगा, इकोनॉमिकली भी डेवलप करेंगे लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस करके, ये नहीं कि भेदभाव करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर किसी के इंटरेस्ट में काम होगा। तो इस बात पे हर किसी ने एग्री करा था। लेकिन एक डिसएग्रीमेंट भी था सबका इस बात पे कि गवर्नमेंट किस तरीके का रोल निभाएगी, वो कैसे प्लानिंग करेगी। सो देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद justice. Although everyone agreed that the development of India will take place by economic growth alongside with the social and the economic justice. Now, let us know what is left and what is right. So, left are those who are in favor of poor, downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections. अब लेफ्ट के लोग जो होते हैं वो गरीबों की हित में बात करते हैं। डाउन रोडन सेक्शंस जो एससी-एसटी हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, उनके लिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जो भी पॉलिसीज़ उनको बेनिफिट करती हैं, वो लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं। व्हेयर एज़ जो अकॉर्डिंग टू द राइट विंग, जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, वो नहीं होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली फ्री एंड फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन चलना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। एक इंडिविजुअल फ्रीडम, मेनली दे टॉक अबाउट द कैपिटलिज्म एंड द लेफ्ट विंग टॉक अबाउट द सोशलिज्म। लेफ्ट जो होते हैं उनको गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पसंद होती है, दे सपोर्ट दैट कि वो लोग इंटरवीन कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। वेयर एज जो राइट विंग के लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पसंद नहीं आता। उनके अकॉर्डिंगली जो फ्री कंपटीशन और मार्केट इकोनॉमी है वो अकेले ही प्रोग्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट को उसमें इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे उनके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट नहीं होता है या फिर इंटरप्शन होती है ग्रोथ में। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब था कि हमें मॉडर्न बनना है। मॉडर्न मतलब जैसे दूसरी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, वेस्ट की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरह हमें डेवलप करना है। बट मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रेशनैलिटी। बेसिकली कि हमें एजुकेट होना है, एजुकेशन के थ्रू अपने गोल्स अचीव करने हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ जिससे हम लोग ग्रोथ अचीव कर सकें, दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। और एक अपनी सोच में ही चेंज लेके आना, दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के पास 2 मॉडल्स थे मॉडर्न डेवलपमेंट के, उन्हें देखते हैं। नाउ द 2 मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट वर, एक तो लिबरल कैपिटलिस्ट था जो कि यूएसए का मॉडल था और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल दैट वाज़ यूएसएसआर। यूएसए जो लिबरल कैपिटलिस्ट था वो
कैपिटलिज्म को फेवर करता था कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए। और जो यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल था उसमें होता है कि पब्लिक इंटरप्राइजेज ऑन करेंगे, कि पब्लिक सेक्टर ऑन करेगा, गवर्नमेंट ऑन करेगी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और रेगुलेट करेगी ग्रोथ। सारी भागदौड़ गवर्नमेंट के हाथ में होगी। दैट इज सोशलिस्ट मॉडल। और कैपिटलिस्ट मॉडल की प्राइवेट ओनरशिप भी होगी, प्राइवेट लोग भी इसमें काम करेंगे। दैट इज प्राइवेटाइजेशन के फेवर में लिबरल कैपिटलिस्ट। अब इस टाइम पे दो उनमें बटा हुआ था पूरा वर्ल्ड, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर के मॉडल्स में। इंडिया ने उस टाइम पे अडॉप्ट करा था सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लानिंग। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट। इतने सारे डिफरेंसेस और इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद हर कोई एक चीज़ पे ज़रूर एग्री कर रहा था कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हम अपनी कंट्री को नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट को तो इंटरवीन करना पड़ेगा और एक कोई ना कोई ऐसा प्लान या डिज़ाइन बनाना पड़ेगा जिससे डेवलपमेंट हो। और उस टाइम पे वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हो रहे थे कि जो सोवियत मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था लोगों को, ना कि कैपिटलिस्ट मॉडल जिसमें प्राइवेट सेक्टर ऑन कर रहा था एंटरप्राइजेस को। वेयर एज इन 1944 जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ड्राफ्ट करा था एक जॉइंट प्रपोज़ल कि हम सेटअप करते हैं एक प्लान्ड इकोनॉमी हमारी कंट्री में जिसका नाम होगा बॉम्बे प्लान। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, सो रिमेंबर सच टर्म्स। एंड दिस प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब जो बॉम्बे प्लान था वो ये चाहता था कि जो हमारी स्टेट है, दैट इज़ हमारी जो गवर्नमेंट है, वही मेजर डिसीजंस ले, इनिशिएटिव्स ले हमारे इंडस्ट्रियल और जो दूसरे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें। उसी टाइम पे हमारा प्लानिंग कमीशन भी सेटअप हुआ था जिसमें पीएम को, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर को चेयरपर्सन बनाया गया। और प्लानिंग कमीशन हमारा सेटअप कब हुआ? मार्च 1950 में, जो कि अब बदलकर नीति आयोग हो चुका है। उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। नीति आयोग। The government of India replaced the Planning Commission with a new institution named नीति आयोग, that is National Institution for Transforming Idea। नीति आयोग एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1 जनवरी 2015 में। अब लोग जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम हटाकर नीति आयोग कर दिया है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये एग्जिस्टेंस है 1 जनवरी 2015 को आया था। नाउ अर्ली इनिशिएटिव्स। अब हमने हमारे पहले 5 ईयर प्लान लाने से पहले क्या-क्या प्रिपरेशन करी, क्या-क्या बजट की टर्म्स थी, वो देखी और कैसे हमारा बजट होगा, वो सारी चीज़ें अब हम इसमें देखेंगे। दैट वाज़ द अर्ली इनिशिएटिव्स। अब यूएसएसआर में 5 ईयर प्लान्स होते थे, तो हमने भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा था हमारी गवर्नमेंट ने अबाउट ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर कि क्या हमारी इनकम रहेगी और क्या हम खर्चा करेंगे आगे के 5 साल के लिए। The document prepared by the Government of India for all its income and expenditure for the next 5 years. Now, the budget of the central and all the state governments is divided into two parts. जो सेंटर और स्टेट का जो बजट होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक तो नॉन प्लान बजट और एक प्लान बजट। नॉन प्लान बजट वो होगा जो कि रूटीन आइटम्स पे स्पेंड होता है, वो ईयरली बेसिस पे होगा। और जो प्लान बजट होगा वो होगा जो हमारी फिक्स प्रायोरिटीज़ है उनके ऊपर, वो 5 साल की टर्म के लिए रहेगा। जो हमारा पहले 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट बना था, फिर एक्चुअल प्लान जो डॉक्यूमेंट बन के आया और रिलीज़ हुआ दिसंबर 1951 में, उससे लोगों में, हमारी कंट्री में एक अलग सी एक्साइटमेंट आ गई, एक अलग सी उत्साह आ गई कि हाँ, अब हमारी भी डेवलपमेंट होगी, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ खड़े हो पाएँगे। और एक अलग सा उत्साह था लोगों में। द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच्ड इट्स पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान इन 1956 एंड कंटिन्यूड समव्हाट टिल थर्ड 5 ईयर प्लान इन 1961। अब एक्साइटमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान में भी बहुत ज़्यादा थी, थर्ड में भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो ड्यू चल अब जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो ड्यू चल रहा था। इट शुड हैव स्टार्ट इन 1966, लेकिन उस टाइम पे इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। और उस टाइम पे हमने एक प्लान हॉलिडे लिया था। प्लान हॉलिडे मीन्स जो दो 5 ईयर प्लान्स के बीच में जो गैप होता है वो प्लान हॉलिडे होता है। इंडिया में थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में प्लान हॉलिडे लिया गया था। इस टाइम पे क्रिटिसिज्म भी हमने फेस करा प्लान्स को लेकर, लेकिन जो हमारी फाउंडेशंस थी इंडियन गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो बहुत ही फर्म थी। एक 5 ईयर प्लान एक बिगर पिक्चर पे फोकस करने के लिए हमें परमिशन देता है, एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन
देता है इकोनॉमी को कि वो एक लार्जर गोल लेकर चले कुछ भी अचीव करने के लिए. सो दिस वाज द early nation. So let's discuss our first 5-year plan that was between the year 1951 to 1956. It was sought to get the country out of the cycle of poverty. मेनली हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फोकस करा था अपने फर्स्ट 5-year प्लान में, और इसमें हमारा मेन एम यही था कि हमें हमारी कंट्री को जो गरीबी का चक्रव्यूह चल रहा है उससे हमें उससे बाहर निकालना है, गरीबी से फ्री कराना है अपनी कंट्री को. और ये जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो ड्राफ्ट करा था के.एन. राज ने, जो कि एक यंग इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने आर्ग्यू करा था दैट इंडिया शुड मूव स्लोली इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स. उनके अकॉर्डिंगली इंडिया को पहले 2 डिकेड्स लाइक 20 ईयर्स के लिए थोड़ा स्लो चलना चाहिए, एकदम से रफ्तार नहीं पकड़नी चाहिए डेवलपमेंट की, क्योंकि इससे शायद डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है. ये के.एन. राज का व्यू था. Objectives of first 5-year plan were to improve the agriculture sector, इन्वेस्टमेंट्स करनी है डैम्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ में प्रोजेक्ट्स बनाने, भाखड़ा नंगल डैम, लैंड रिफॉर्म्स करनी है और अपनी नेशनल इनकम को हमें बढ़ाना है. लेकिन जो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था उसमें हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था. मेनली हमारा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही था. Now let's discuss the second 5-year plan or the rapid industrialization period, that is 1956 to 1961. इसको ड्राफ्ट करा था एक इकोनॉमिस्ट की टीम ने, जो कि किसकी लीडरशिप के अंडर थी? पीसी मेहनोलॉबिस. द प्लान वॉज अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. ये अवधि कांग्रेस सेशन जब हुआ था, जब पार्टी ने डिक्लेयर करा था कि जो उनका प्लान है वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए हमने मेनली फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे करा, बट दैट डजंट मीन कि सोशल वेलफेयर में कोई कमी रहेगी. हम उस पैटर्न को लेकर चलेंगे सोसाइटी में. एंड अब इस प्लान में क्या हुआ कि जो भी सामान हम बाहर की कंट्री से मंगाते थे उसके ऊपर टेरिफ्स टैक्स लगा दिया गया, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनको बचा सकें, ताकि लोग बाहर से ना मंगा कर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से ही सामान खरीदें और उनको फ़ायदा हो. सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव था, और इंडस्ट्रीज जैसे कि रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील कुड बी डेवलप. दैट वाज द सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकंड 5-year प्लान. अब प्रॉब्लम्स भी आई. अब हम लोग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे. हम लोग तभी फ्री हुए थे, इंडिपेंडेंस अटेन करी, तो इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस थी. तो हमें बहुत सारा अपना फॉरेन एक्सचेंज जो था टेक्नोलॉजी को खरीदने में लगाना पड़ रहा था, एंड वी हैव टू गेट इट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. Now second problem was that as industries attracted investment, food shortage expanded. अब इंडस्ट्रीज में तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हम अपने फॉरेन एक्सचेंज जो कि इतने प्रीशियस थे हमें उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी खरीदने में लगा रहे थे, तो फूड की शॉर्टेज स्टार्ट हो रही थी हमारी कंट्री में. अब कुछ की कंट्रोवर्सीज पढ़ते हैं, जो कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इनके ऊपर जो डिस्कशंस हुए हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री. अब जैसे ही सेकंड 5-year प्लान स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों ने ये बोला कि जो सेकंड 5-year प्लान है उसमें एग्रेरियन स्ट्रैटेजी नहीं है डेवलपमेंट की, और उन्हें सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करा है. जो पहला 5-year प्लान था उसमें बोल रहे थे कि इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं करा है. सेकंड इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करा सेकंड 5-year प्लान में, तो बोल रहे एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस नहीं करा. उस टाइम पे जे.सी. कुमारप्पा, जो कि एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज करा था एक ऑल्टरनेटिव प्लान, जिसने फोकस करा था रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में. मतलब जो गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, गांव में फैक्ट्रीज खुलेंगी, गांव की डेवलपमेंट होगी. गांव की डेवलपमेंट होगी तो शहर तो अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो ही इंट्रोड्यूस्ड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. वेयर एज चौधरी चरण सिंह, जो कि एक लीडर थे भारतीय लोक दल के, उन्होंने बोला कि प्लानिंग जो थी दैट वाज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शंस एट द कॉस्ट ऑफ रूरल वेलफेयर. अकॉर्डिंग टू चौधरी चरण सिंह, उनके अकॉर्डिंग कि हम लोग प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे थे अर्बन एरियाज में एट द कॉस्ट ऑफ रूरल वेलफेयर, कि जो गांव के लोग हैं उनके वेलफेयर को हम लोग हटा के अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आ रहे थे. हम सिर्फ अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे, ना कि रूरल वेलफेयर कर रहे थे. ये चौधरी चरण सिंह का व्यू था. अब बहुत लोगों ने ये भी बोला कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बिना हमें पॉवर्टी से छुटकारा नहीं मिल सकता.
कुछ लोगों ने ये बोला कि इंडियन प्लानिंग जो है उसमें एग्रेरियन स्ट्रैटेजी नहीं है, कि वो प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स की उसको बूस्ट कर सके। सो यहाँ पे सबके बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, कोई एग्रीकल्चर पे फोकस चाहता था, कोई इंडस्ट्री पे फोकस चाहता था, बट एट द एंड हर कोई अपनी-अपनी जगह ठीक था। सो लेट्स डिस्कस द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। अब क्या-क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सपोर्ट करती हैं स्टेट कंट्रोल को और कौन सी आर्ग्यूमेंट्स फेवर करती हैं स्टेट कंट्रोल को, उसको देखते हैं। नाउ इंडिया अडॉप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारा एम था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर साथ में करेंगे, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी और सोशल वेलफेयर भी होगा। ऑल्दो हमने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस के साथ बांधा था स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया था कि हमारे में ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑन करी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि हमें डर था कि प्राइवेट ओनरशिप पे अगर हमने चीज़ें दे दी तो वापस से वेस्टर्न कंट्रीज़ आके हमें रूल करेंगी और हम लोग कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएँगे। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को बहुत लिमिटेड और बहुत मतलब बंद मुट्ठी में रखा था, बहुत पकड़ के रखा था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, लाइसेंसिंग थी, बहुत मतलब प्राइवेटाइज़ेशन थी, लेकिन बहुत ही लोअर लेवल पे, यानी कि बहुत ही कम परसेंटेज में थी। मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ थे, गवर्नमेंट ही सारे इंस्टीट्यूशंस चलाती थी। सो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट द स्टेट कंट्रोल के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि जो प्लानर्स थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा स्पेस या ग्रो करने का रास्ता ही नहीं दिया, जो मैं खुद बोल रही हूँ कि लिमिटेशंस और लाइसेंसिंग लगाई थी। एंड उनके अकॉर्डिंगली जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करा था प्राइवेट सेक्टर के लिए कि वो ग्रो कर सकें, जैसे कि लाइसेंसिंग और परमिट्स, इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लगाई थी। और जो स्टेट कंट्रोल थे दे वर अननेसेसरी ऑन मैनी थिंग्स, मतलब ज़्यादातर चीज़ों पे अननेसेसरी थे, उनसे करप्शन भी हो रहा था और इनएफिशिएंसी भी आ रही थी। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में नई चीज़ें रखें, पब्लिक सेक्टर में रखेंगे, तो लोग करप्शन भी करेंगे कि हाँ, लाइसेंस लेने के लिए किसी को पैसे खिला दिए और फिर उनको परमिट मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट, तो उससे करप्शन वगैरह भी बढ़ रहा था। ये लोगों के आर्ग्यूमेंट्स थे अगेंस्ट द स्टेट कंट्रोल, कि स्टेट कंट्रोल में ऐसा हो रहा था पब्लिक सेक्टर को। अब इनका मानना ये है कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में करा है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट बना सकता था। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर स्टेट, इंटरवेंशन एंडेड अप क्रिएटिंग अ न्यू मिडल क्लास दैट एन्जॉयड प्रिविलेजेस ऑफ हाई सैलरीज विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। अब इनका कहना ये है कि जो इंटरवेंशन करी गवर्नमेंट ने, उससे एक नई मिडल क्लास बनी, जिससे लोगों ने वो प्रिविलेजेस ली, जैसे कि हाई सैलरीज मिल रही थी उन्हें और ज़्यादा उन्हें अकाउंटेबिलिटी भी, ज़्यादा जवाब नहीं देने पड़ रहे थे कि कहाँ से हाई सैलरीज आ रही हैं। दैट वाज द पॉइंट। सो दीज वर द key controversies, that was agriculture versus industry and the public versus the private sector. Major outcomes of the planned economy। अब लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली नहीं हुई थी सारी कंट्री में, जो पॉलिटिकल पावर थी वो अभी भी लैंड ओनिंग क्लास के हाथ में ही थी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हीं को बेनिफिट हो रहा था और पॉवर्टी भी कुछ रिड्यूस नहीं हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, फिर फाउंडेशन स्टार्ट हुई, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम स्टार्ट हुआ, कुछ लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए इंडिया की हिस्ट्री में दैट वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसे कि भाखरा नांगल डैम, हीराकुंड फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और खेतों में पानी देने के लिए, इन सब के लिए डैम्स एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की तरह आए थे और कंस्ट्रक्शन किया था हमने डैम्स का। हेवी इंडस्ट्रीज़ जो थी पब्लिक सेक्टर में, उनको स्टार्ट किया गया है इस पीरियड में, और स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज़, डिफेंस प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब को इम्प्रूव किया था। फिर लैंड रिफॉर्म्स आई। अब ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, जो प्लानिंग पीरियड चल रहा था, एग्रेरियन सेक्टर जो था उसने एक सीरियस अटेम्प्ट फेस करा था जिसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। अब इस पीरियड में हमने लैंड रिफॉर्म्स विटनेस करी थी। ऑब्जेक्टिव्स ये थे लैंड रिफॉर्म्स के कि हमें ज़मींदारी सिस्टम हटाना है, जो कि बड़े-बड़े ज़मींदार्स हैं, इन्हीं को प्रॉफ़िट होता है, वो सारी चीज़ें हटानी है। ये जो करप्शन चलता है, इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है, हर किसी को इक्वल शेयर
हर किसी का वेलफेयर होना चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। हमें सोशलिज़्म एस्टैब्लिश करना है और हमें जो हमारी प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना है। अब इसके लिए हमने 2 प्रोसेसेस हम लेकर आए थे। एक तो लैंड सीलिंग, जिसमें हमें लिमिट करना है टू ऑन प्रॉपर्टी कि एक इंसान कितनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं ना, दैट इज़ लैंड सीलिंग। और लैंड होल्डिंग, इन केस of a small land in different areas or a big or together, the same piece of land is given in one area or region. That is कि अगर किसी की एक ज़मीन कहीं दूसरे इलाके में बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में, एक किसी की कहीं और है, तो उन सबको इकट्ठा करके किसी भी एक ही प्लेस पर उनको सारी ज़मीन दे देना, दैट इज़ लैंड होल्डिंग। अब जो ये 2 प्रोसेसेस थे, लैंड सीलिंग और लैंड होल्डिंग, ये सिर्फ़ पेपर पे ही थे, ये कभी इम्प्लीमेंट तो हुए नहीं। और जो लैंड ओनर्स थे वो अभी भी पावरफुल थे और उनके पास एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से ज़मींदारी तो अबॉलिश हो ही नहीं पा रही थी। लैंड ओनर्स अभी भी अपना वही काम कर रहे थे, तो करप्शन चल रहा था। ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट सक्सेसफुल। लेट्स डिस्कस ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बूम देने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि मोस्टली इंडिया में लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। और अगर एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, एग्रीकल्चर हमारा ग्रो करेगा, तो हम लोग जो पॉवर्टी का वो जो चक्रव्यूह, दैट इज साइकिल ऑफ पॉवर्टी, उससे बाहर आ पाएंगे और लोगों को गरीबी से आज़ादी मिल पाएगी। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो एक पैकेज था, एक नई स्ट्रैटेजी थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने इंक्रीज्ड यील्ड क्रॉप्स यूज़ करी, स्पेशली फूड ग्रेन्स को हमने ग्रो करा। एचवाईवी सीड से फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जो हम पहले यूज़ नहीं करते थे, गवर्नमेंट ने ऑफ़र करी। एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो हम पानी देते हैं हमारे खेतों में उनको, और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, मतलब लोगों को लो कॉस्ट पे चीज़ें प्रोवाइड करी गई ताकि एग्रीकल्चर बूस्ट हो सके। गवर्नमेंट ने एक गारंटी भी दी कि उनके जो फूड ग्रेन्स हैं उनको एक फ़िक्स प्राइस पे वो लोग बाय भी करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गिव अ गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स एट अ गिवन प्राइस, जो भी उन्होंने एक गिवन प्राइस दे रखा है उस पे वो उसको खरीदेंगे, इस बात की भी गारंटी दी गवर्नमेंट ने। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ये रहे दैट देयर वाज़ अ राइज़ ऑफ द मिडल पीजेंट सेक्शन विद मीडियम साइज़ होल्डिंग्स, कि एक मिडल पीजेंट सेक्शन, जो एक मिडल फार्मर्स थे, उनका एक सेक्शन निकल गया। ये पहले होते थे सिर्फ बड़े बड़े पीजेंट्स या बिल्कुल ही छोटे, जिनके पास सिर्फ छोटा सा ही एक लैंड है, लेकिन अब एक मिडल पीजेंट सेक्शन का भी राइज हुआ था। और एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ था कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया। अब हमें फूड ग्रेन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम लोग इम्पोर्ट नहीं करते थे, हम लोग अपने यहीं पे उगाते थे और अपने पेट भरते थे। जो भी फूड ग्रेन्स थे वो हमारे सारे इंडिया में ही बनते थे। वी वो सेल्फ सफिशिएंट। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या नेगेटिव रिजल्ट्स क्या रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के? एक तो मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हुई ना बहुत कम। सिर्फ 2 फूड क्रॉप्स ऐसी थी, व्हीट और राइस, जिनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में प्रॉस्परस हुई थी, मतलब सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में फैली थी, ना कि पूरी कंट्री में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी। जबकि जो और दूसरी स्टेट्स थी वो अभी भी बैकवर्ड ही थी। सो कुछ स्टेट्स ही इसके बेनिफिट्स उठा पाई थी, सारी कंट्री नहीं उठा पाई थी। दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। Kerala model, it is the name given to the path of planning and development charted by the state of Kerala. स्टेट ऑफ केरला ने अपना एक नया प्लानिंग और डेवलपमेंट का एक मॉडल बनाया था, जिसको केरला मॉडल बोला गया। ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर बेस्ड था। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो इन्वॉल्व करती है ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमी। इस मॉडल में बेसिकली जो लोकल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर्मुलेट करने में, अडॉप्ट करने में, एग्जीक्यूट करने में प्लान्स को, सेंट्रल बॉडी की इंटरफेरेंस के बिना। दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब केरला मॉडल ने बेसिकली फोकस करा एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड पॉवर्टी एलिवेशन। नाउ व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ केरला मॉडल? एक तो उनकी जो लो पर कैपिटा इनकम थी वो ऑलरेडी लो थी, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो भी वहाँ पे कुछ बहुत प्रॉस्परस नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी केरला ने प्रोग्रेस करा। टोटल लिटरेसी लेके आए, अपने वहाँ के सारे लोगों को एजुकेटेड बनाया, एंड जो लाइफ स्पैन के
था उसको इंक्रीज़ करा। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टालिटी रेट वर रिकॉर्डेड इन केरला। लो बर्थ रेट, हाई एक्सेस टू द मेडिकल केस, जो केरला स्टेट थी उन्होंने ये इनिशिएटिव भी लिया था कि जो वहाँ के लोग हैं उनको इवन पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्वॉल्व करेंगे प्लानिंग में। मतलब उन्होंने लोगों से प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट करवाई और उन्हीं के बेसिस पे वो लोग डेवलप कर पाए। दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और उनका जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मॉडल था वो सक्सेसफुल रहा, और केरला एक एग्जाम्पल बन गया पूरी कंट्री के लिए और दूसरी स्टेट्स के लिए कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर ये एक टर्म पढ़ी थी हमने, प्लान हॉलिडे, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। सो प्लान हॉलिडे, इट इज़ अ गैप बिटवीन द 2 5 ईयर प्लान्स ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट में चेंज हो रहा है या गवर्नमेंट को अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनको कैसी डेवलपमेंट चाहिए या कैसी स्ट्रैटेजीज उनको लेके आनी है। इंडिया में 3rd और 4th 5 ईयर प्लान के बीच में हुआ था। दिस इज़ नॉन एज प्लान हॉलिडे। दिस कैन कम फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन और मे बी 2 मार्क क्वेश्चन। अब हमने केरला की स्टोरी तो पढ़ ली, अब बिहार की स्टोरी पढ़ते हैं। वहाँ पे फूड क्राइसिस हो गए थे 1960s के टाइम में। इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। 1965 टू 1967 के बीच में तो इतनी ज़्यादा सेवरेट ड्रॉट्स आ गई थी बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के, और बिहार जो था उसने सबसे ज़्यादा सहा था, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आई थी। जो स्टेट थी उसने नियर फेमाइन सिचुएशन, यानी कि बिल्कुल भुखमरी की सिचुएशन फेस कर ली थी। फूड डेप्रीवेशन लेड टू एक्यूट एंड वाइड स्प्रेड मैल न्यूट्रिशन, खाना नहीं था लोगों के पास, बिल्कुल सूखा पड़। इवन द डेथ रेट इन 1967 वॉज 34% इन बिहार। जो फूड प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, और जब बिहार में फूड क्राइसिस चल रहे थे उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसको बोलते हैं जोनिंग, जिसमें उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। जो भी फूड ज़्यादा था अक्रॉस द स्टेट्स उसको प्रोहिबिट कर दिया था। वो मना हो गया था कि अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में खाना नहीं जाएगा, एंड दिस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार। इससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। सो दिस वॉज द सिचुएशन इन बिहार। Now let's discuss the White Revolution that came in Gujarat. So White Revolution was started by Verghese Kuring. He is also known as the Milkman of India. उन्होंने लॉन्च करी थी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिट, which was later launched as Amul. It was based in Anand. ये एक छोटा सा टाउन था गुजरात में। अमूल जो है एक कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह चली थी, जिसमें 2.5 मिलियन जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। अमूल पैटर्न जो था वो एक यूनिकली एप्रोप्रिएट मॉडल बन गया था रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। मतलब गाँव में क्या होता है, लोग डेयरियाँ खोलते हैं, दूध सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे-छोटे मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, उन सब ने मिलकर दूध सप्लाई करा और वो एक बहुत बड़ी कंपनी बनी। उस कंपनी में वो लोग दूध सप्लाई करते थे और उससे सबको दूध भी मिला और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिली, उनकी गरीबी भी हटी। सो इट वाज़ लेटर कॉल्ड एज़ व्हाइट रेवोल्यूशन। सो so that's it for this chapter. If you like the video, do like, share and comment below. Thank you.